सोचिए आपको कोई काम करने के लिए सबसे खराब औजार दिया जाए, लेकिन फिर भी आप उस काम में कामयाब हो जाएं। शानदार ढंग से कामयाब हो जाएं। हाँ, ये कैसे मुमकिन है? आज हमारे पास जो स्रोत है वो द विजडम ऑफ पार्टिसिपेशन एंड द इनर लीप का एक हिस्सा है, और इसमें एक ऐसी ही कहानी है। सुनने में तो बड़ी सीधी सादी लगती है, पर है बड़े कमाल की। और ये कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सफलता में हमारे साधनों का, मतलब हमारे टूल्स का कितना हाथ होता है, और हमारा खुद का कितना। हमारे पास आज एक राजा, उसके एक ज्ञानी मित्र और दो घोड़ों की कहानी है। एक घोड़ा तो ऐसा है जो हवा से बातें करता है, और दूसरा दूसरा इतना सुस्त कि शायद कछुआ भी उससे रेस जीत जाए। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी चीज को, चाहे वो कोई ज्ञान हो या कोई औजार, उसे असरदार बनाने में हमारी अपनी भागीदारी, हमारा अपना योगदान कितना जरूरी है। चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक राजा से जो अपने ज्ञानी दोस्त को शिकार पर ले जाने का एक फैसला करता है। हाँ, लेकिन उसके मन में थोड़ी शरारत है। बिल्कुल, वो अपने दोस्त को मजाक मजाक में तंग करने के लिए उसे महल का सबसे मरियल, सबसे सुस्त घोड़ा दे देता है। वो घोड़ा इतना सुस्त था कि स्रोत में लिखा है, अगर बिना घोड़े के होते तो ज्यादा चल जाते। हाँ, ये तो वो बात हो गई कि जो चीज मदद के लिए मिली है वही सबसे बड़ी रुकावट बन गई। सही बात है, और अक्सर जिंदगी में ऐसा होता भी है ना। होता है, बिल्कुल होता है। पर ये तो सिर्फ एक मजाक से शुरू हुई बात थी। राजा को क्या पता था कि ये मजाक एक बहुत गहरे सबक में बदलने वाला है। और यहीं से कहानी दिलचस्प होनी शुरू होती है। हम अक्सर दुनिया को अच्छे और बुरे संसाधनों में बांट कर देखते हैं। अच्छा फोन, पुराना फोन, अच्छी नौकरी, बुरी नौकरी। हाँ बिल्कुल। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास सबसे अच्छी चीजें हों तभी हम कुछ कर पाएंगे। ये कहानी इसी सोच को सीधी चुनौती देती है। तो सब शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। राजा और उसके साथी तो अपने तेज घोड़ों पर सरपट दौड़ते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं। पर वो ज्ञानी मित्र, वो तो अपने इस सुस्त घोड़े की वजह से महल के फाटक से भी ज्यादा दूर नहीं जा पाता। और तभी बिन मौसम जोर की बारिश शुरू हो जाती है। अब सोचिए, ऐसी हालत में कोई भी आम इंसान क्या करेगा? या तो घोड़े को कोसेगा या अपनी किस्मत को, या फिर राजा को जिसने ये भद्दा मजाक किया। हाँ, ज्यादातर लोग हालात पर सिर्फ प्रतिक्रिया देते हैं, उसे बस स्वीकार कर लेते हैं। पर उसने ऐसा नहीं किया। यहीं पर कहानी एक मजेदार मोड़ लेती है। जब घंटों बाद राजा और उसकी टोली शिकार से वापस लौटी, पूरी तरह तरबतर भीगी हुई, तो उन्होंने क्या देखा? कि वो मित्र महल में आराम से आग के पास बैठा है और इसके कपड़े एकदम सूखे हैं। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। जाहिर है राजा और बाकी सब चौंक गए। उनके मन में पहला ख्याल तो यही आया होगा कि जरूर इस घोड़े में कोई जादू है। वो उसे सबसे बेकार समझ रहे थे, पर ये तो कोई चमत्कारी घोड़ा निकला। बिल्कुल। और जब उन्होंने हैरानी से पूछा कि भाई तुम सूखे कैसे रह गए, तो मित्र ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी। अच्छा। उसने सारा का सारा श्रेय उस अद्भुत घोड़े को दे दिया। उसने कहा, ये घोड़ा बड़ा कमाल का है। ये ऐसी तरकीब से और इतनी धीमी रफ्तार से मुझे वापस लाया कि मेरे कपड़े भीग नहीं पाए। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। मतलब उसने अपनी होशियारी का ढिंडोरा नहीं पीटा, बल्कि घोड़े की तारीफ कर दी। लेकिन असली सवाल तो वही है, उसने किया क्या था? उसने एक बहुत ही अनोखा और कह सकते हैं रचनात्मक काम किया। स्रोत बताता है कि जैसे ही बारिश शुरू हुई, उसने अपने सारे कपड़े उतारे, उन्हें घोड़े की पीठ पर अपने नीचे दबाकर रख लिया, ताकि वो भीगे नहीं। हाँ, और फिर नंगे बदन घोड़े पर बैठकर वापस महल आ गया। महल पहुंचकर उसने आराम से अपने सूखे कपड़े पहन लिए। वाह, देखिए यहाँ भागीदारी का असली मतलब समझ में आता है। सही बात है। उसने घोड़े की कमी, यानी उसकी सुस्त रफ्तार का रोना नहीं रोया, बल्कि उसने उसी कमी को अपनी ताकत बना लिया। उसने अपनी बुद्धि का योगदान दिया, एक सक्रिय भूमिका निभाई, और नतीजा पूरी तरह से बदल दिया। बिल्कुल। यानी उसने घोड़े के साथ एक तरह की पार्टनरशिप कर ली। उसने कहा, ठीक है तुम धीरे चलते हो, कोई बात नहीं, मैं अपनी अकल चलाता हूँ और हम दोनों मिलकर इस मुसीबत से निकल जाएंगे। बहुत खूब कहा आपने, पार्टनरशिप। उसने साधन को एक बेजान औजार की तरह नहीं, बल्कि एक सहयोगी की तरह देखा। ये सोच का फर्क है। उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास क्या नहीं है, उसने ये पूछा कि जो मेरे पास है उसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन राजा इतना गहरा नहीं सोच पाया, वो तो बस सतह पर ही अटक गया। उसे लगा कि सारा का सारा कमाल उस सुस्त घोड़े का ही है। तो अगले दिन उसने जिद पकड़ ली। उसने कहा, आज इस चमत्कारी घोड़े पर मैं बैठूंगा,
और अपना सबसे तेज घोड़ा उसने अपने मित्र को दे दिया। और यहीं पर कहानी का असली परीक्षण मतलब असली एक्सपेरिमेंट शुरू होता है। हाँ, अब हालात लगभग वही हैं, घोड़ा भी वही है, बदला है तो सिर्फ सवार। अब देखना यह है कि नतीजा क्या होता है। और देखिए किस्मत भी क्या खेल खेलती है। उस दिन भी शिकार के दौरान जोर की बारिश हो गई। फिर से हाँ, फिर से। इस बार मित्र के पास तो तेज घोड़ा था। उसने वही अपनी पुरानी तरकीब अपनाई और बारिश तेज होने से पहले ही सरपट दौड़ता हुआ सूखा सपाट महल पहुंच गया। बिल्कुल। और राजा का क्या हुआ? वो उस सुस्त घोड़े पर बस बैठा रहा होगा। बस बैठा रहा, इंतजार करता रहा कि घोड़ा अपना चमत्कार दिखाएगा। पर घोड़ा तो अपनी रफ्तार से टस से मस नहीं हुआ। तो नतीजा ये हुआ कि राजा कल से भी ज्यादा भीग गया। बहुत ज्यादा। स्रोत कहता है सारी वर्षा उसके ऊपर गुजर गई। ये पंक्तियां बहुत कुछ कहती हैं। सारी वर्षा उसके ऊपर गुजर गई। ये निष्क्रियता का मतलब पैसिव होने का एक सटीक चित्र है। राजा ने सोचा कि साधन यानी घोड़ा खुद ही सब कुछ कर देगा। वो घोड़े पर सिर्फ बैठा रहा। उसने घोड़े के साथ कोई यात्रा नहीं की। उसने अपनी तरफ से शून्य योगदान दिया, 0। तो जब वो गुस्से और ठंड से कांपता हुआ महल पहुंचा और उसने मित्र को फिर से सूखा देखा तो उसका पारा चढ़ गया। वो चिल्लाया, तुम झूठे हो, तुमने मुझे धोखा दिया, इस घोड़े ने तो मुझे और भी ज्यादा भिगा दिया। मतलब अपनी नासमझी का सारा दोष अपने मित्र पर डाल रहा था। हाँ, और क्या ये हम अपनी जिंदगियों में होते हुए नहीं देखते? जब कोई चीज हमारे लिए काम नहीं करती तो हम अक्सर साधन को या सिखाने वाले को दोष देते हैं। किताब मुश्किल थी, कोचिंग अच्छी नहीं थी, किस्मत खराब थी। हाँ, हम बहुत कम बार ये सवाल पूछते हैं कि अच्छा इसमें मेरा अपना योगदान क्या था, मैंने क्या किया? बिल्कुल। तब मित्र ने राजा को बहुत शांति से समझाया। उसने जो कहा वो इस पूरी कहानी का दिल है, उसका सार है। क्या कहा उसने? उसने कहा, महाराज, अकेला घोड़ा काफी नहीं होता, आपको भी कुछ करना पड़ता है। You have to contribute something। हाँ, ये वाक्य इतना सरल है पर इतना गहरा भी है ना? है ना? हम सोचते हैं कि हम कोई क्लास ज्वाइन कर लेंगे, कोई किताब खरीद लेंगे या किसी गुरु के पास चले जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ये कहानी बताती है कि ये सब सिर्फ घोड़े हैं। कोई तेज, कोई धीमा। बिल्कुल। असली यात्रा तो हमें खुद करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे एक बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या? जब राजा ने उत्सुक होकर पूछा, ठीक है, पर तुमने किया क्या था, मुझे भी बताओ, तो मित्र ने जवाब दिया, वो मत पूछो, वही तो राज है। अब सवाल ये है कि उसने अपनी तरकीब क्यों नहीं बताई। अगर बता देता तो राजा अगली बार के लिए सीख जाता, है ना? ये बहुत ही अच्छा और जरूरी सवाल है। सोच कर देखिए, अगर मित्र उसे कपड़े उतारने वाली तरकीब बता देता तो क्या होता? राजा को एक टिप मिल जाती। हाँ, एक टिप या शॉर्टकट मिल जाता। वो उस जानकारी को रट लेता। वो फिर से एक बाहरी चीज पर निर्भर हो जाता। अच्छा, मतलब वो उसे एक और तैयार जवाब नहीं देना चाहता था। बिल्कुल। मित्र उसे कोई एक नुस्खा नहीं बल्कि सोचने का एक तरीका सिखाना चाहता था। असली राज कपड़े उतारने की तरकीब नहीं थी। असली राज तो उस सोच में था। हाँ, उस सोच में था जिसने उस तरकीब को जन्म दिया। वो सोच थी, मैं इस हालात में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके क्या कर सकता हूँ। अगर वो तरकीब बता देता तो राजा का दिमाग फिर से काम करना बंद कर देता। वो उसे आत्मनिर्भर बनाना चाहता था, निर्भर नहीं। वाह, ये तो कमाल की बात है। यानी वो उसे मछली देना नहीं बल्कि मछली पकड़ना सिखाना चाहता था। बिल्कुल सही। समाधान बाहर से नहीं, तुम्हारे अपने अंदर से, तुम्हारे अपने योगदान से आता है। और यहीं पर श्रोता इस कहानी को एक बड़े आध्यात्मिक स्तर पे ले जाता है। वो कहता है कि कोई भी ज्ञान, कोई भी उपदेश, कोई भी धर्म ग्रंथ उस घोड़े की तरह ही है। अगर सुनने वाला या पढ़ने वाला सिर्फ एक निष्क्रिय ग्राहक बनकर बैठा रहे, अपनी तरफ से कोई सवाल, कोई चिंतन, कोई मनन ना करे, तो वो उस राजा की तरह ज्ञान की बारिश में भीगता तो रहेगा, पर अंदर से सूखा ही रह जाएगा। इसका मतलब है कि ज्ञान सिर्फ जानकारी का ढेर नहीं है। जानकारी तो आज गूगल पे भरी पड़ी है। ज्ञान तब बनता है जब हम उस जानकारी के साथ कुछ करते हैं, जब हम उसमें भागीदार बनते हैं। हाँ, भागीदारी ही जानकारी को अनुभव में बदलती है। और मित्र ने अंत में यही कहा, अगर आप कुछ करते हैं तो सुस्त से सुस्त घोड़ा भी आपका दोस्त और सहयोगी बन सकता है, और अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो तेज से तेज घोड़ा भी बेकार है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? ये कहानी हमें एक बहुत ही साफ और शक्तिशाली संदेश देती है। वो ये है कि बाहरी संसाधन, चाहे वो कितने भी अच्छे या बुरे हों, तब तक अधूरे हैं जब तक हम उनमें अपना योगदान, अपनी ऊर्जा, अपनी सोच का निवेश नहीं करते। सिर्फ किसी गुरु के पास बैठ जाना या ढेरों किताबें पढ़ लेना ही काफी नहीं है। बिल्कुल।
हमें उस ज्ञान के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना होगा। और स्रोत का अंत इसी विचार को एक और ऊंचाई पर ले जाता है। वो छलांग की बात करता है, एक इनर लीप। एक ऐसी छलांग जो हमें कहीं बाहर नहीं ले जाती। नहीं, बल्कि वहीं पहुंचा देती है जहां हम हमेशा से थे, यानी अपने असल स्वरूप में। लेकिन वो कहता है कि इस छलांग के लिए एक तैयारी की जरूरत है। एक तैयारी विचार की पीछे हो तो आदमी एक क्षण में छलांग लगा जाता है। ये विचार की तैयारी ही तो मित्र का कुछ करना है। हाँ, ये वही योगदान है जो राजा नहीं दे पाया। वो छलांग अचानक लग सकती है, पर उसकी जमीन तैयार करने में मेहनत लगती है। वो वैचारिक तैयारी, वो मंथन, वो सक्रिय भागीदारी ही उस छलांग का लॉन्च पैड है। बिना तैयारी के आप बस इंतजार ही करते रहेंगे, राजा की तरह, कि कोई चमत्कार होगा। बिल्कुल। और फिर ठीक अंत में स्रोत एक और पहेली हमारे सामने रखता है। वो कहता है न करने की बात को समझ कर आए। ये तो बड़ा अजीब है। पूरी कहानी हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती है और अंत में कुछ न करने को समझने की बात करती है। इसका क्या मतलब हुआ? ये विरोधाभास जानबूझकर रखा गया है ताकि हम और गहरा सोचें। शायद कुछ न करना भी दो तरह का होता है। एक है राजा का कुछ न करना, जो आलस है, जड़ता है, निष्क्रियता है। और एक दूसरा कुछ न करना होता है जो गहरी समझ और जागरूकता के बाद आता है। आप कहना चाहते हैं कि एक होता है कुछ न कर पाना और एक होता है जानबूझकर कुछ ना करना। शायद कुछ ऐसा ही। जब आप हालात को पूरी तरह समझ लेते हैं, जब आप ये जान जाते हैं कि हर चीज को बदलने की जरूरत नहीं है, तब आप एक ठहराव में आते हैं। अच्छा। वो ठहराव आलस नहीं, बल्कि एक गहरी शांति और स्वीकृति है। लेकिन उस न करने की अवस्था तक पहुंचने के लिए भी पहले बहुत कुछ करना पड़ता है। वो समझ विकसित करनी पड़ती है, वो वैचारिक तैयारी करनी पड़ती है। हाँ। तो जाते जाते ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। अगर हर काम में हमारा योगदान जरूरी है, तो आलस वाली निष्क्रियता और ज्ञान वाले ठहराव में हम फर्क कैसे करें? सही करना बन जाता है।